नमस्कार, मैं मनोज सर पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम सीखने के कुछ नियम और सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। ये सीखने के नियम और सिद्धांत आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इम्पोर्टेंट इसलिए होगा कि अक्सर किसी भी प्रकार के एग्जाम वगैरह जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, यदि आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके लिए ये सीखने के जो नियम हैं ये बहुत ही आवश्यक है। अक्सर शिक्षक भर्ती वगैरह में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं या इनसे रिलेटेड प्रश्न मिल जाते हैं। तो आज हमारा जो सेशन होगा, आज इसी सेशन पर हम चर्चा करेंगे। हमारी जो क्लासें होंगी आज सीखने के नियम के संदर्भ में होंगी। तो चलिए चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक है वह है सीखने के यानी रूल ऑफ लर्निंग की हम बात कर रहे हैं। ये जो सीखने का नियम है, दरअसल अगर ये देखा जाए तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों ने पिछले 50 वर्षों में बहुत सारे पशुओं पर, बहुत सारे पशु पक्षियों पर अध्ययन किया और उसके आधार पर जो सीखने के नियम और सिद्धांत दिए, वह सीखने के नियम और सिद्धांत मनुष्यों पर भी अप्लाई किया गया और उसी तरह के व्यवहार मानव ने भी किया और उसी व्यवहार का अनुकरण करते हुए व्यक्ति किसी क्रिया को सीख लेता है। ठीक बात सीखने के नियम यानी ये स्पेशली थॉर्नडाइक का हम सीखने के नियम की चर्चा कर रहे हैं। थॉर्नडाइक साहब ने यानी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक की बात कर लें, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और 1920 में इन्होंने सीखने का नियम दिया था। ये जो सीखने का नियम है, दरअसल हम सीखते कैसे हैं, बच्चा सीखता कैसे है, व्यक्ति सीखता कैसे है, यानी अगर इस सीखने के नियम की बात करें तो सब मिला के सीखने के मुख्यतः दो नियम माने जाते हैं। ठीक, दो नियम हैं। पहले नियम को हम क्या कहते हैं, यानी मुख्य नियम कह लें। ठीक, मुख्य नियम, और दूसरे को गौड़ नियम कहते हैं। ठीक, एक तो मुख्य नियम हो गया और एक गौड़ नियम है। यानी देखा जाए तो ये सीखने के कुल कितने नियम हैं? दो नियम। ठीक है, सीखने के ये दो नियम हैं, एक मुख्य नियम और एक गौड़ नियम। मुख्य नियम यानी सबसे प्रधान नियम। हम किसी कार्य को जब सीखते हैं तो अमूमन सबसे पहले मुख्य नियम का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, गौड़ नियम का प्रयोग कभी कभी किया जा सकता है, कभी कभी किया भी जाता है और कहीं किसी कंडीशंस पर यह अप्लाई होता है, लेकिन जो मुख्य नियम होते हैं उनका प्रयोग हम हर जगह करते हैं। किसी कार्य को करने के लिए, किसी क्रिया को सीखने के लिए, किसी प्रकार के व्यवहार को अपनाने के लिए या व्यवहार में परिमार्जन या परिवर्तन लाने के लिए प्रायः हम मुख्य नियम का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये जो मुख्य नियम है ये मुख्यतः कुल कितने हैं? अगर हम मुख्य नियम की बात करें तो मुख्य नियम 3 प्रकार के हैं। ठीक, मुख्य नियम कुल कितने हैं? 3 मुख्य नियम हैं यानी। और अगर हम गौड़ नियम की बात कर लें तो गौड़ नियम अमूमन 5 माने जाते हैं। ये कुल कितने हैं? ये 5। ठीक, मुख्य नियम 3 हैं और गौड़ नियम 5, जिसमें अगर हम मुख्य नियम की बात करें तो सबसे पहले हम बात क्या कर लें, तत्परता का नियम।
ठीक, तत्परता। दूसरे नियम की बात कर लें। प्रभाव का नियम। यानी तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तीसरे की बात कर लें हम। ये 3 नियम, ठीक है। अगर यही देखा जाए तो एक चीज और भी साथ देखते चलिए। ये जो प्रभाव का नियम है, ये मुख्यतः 2 प्रकार से देखा जाता है, ठीक है। प्रभाव के नियम को भी हम 2 प्रकार से मानते हैं। एक संतोष का नियम होता है और दूसरा असंतोष का नियम होता है, ठीक। क्या है ये? संतोष का नियम और ये है असंतोष का नियम। संतोष का नियम और असंतोष का नियम। यही अगर हम अभ्यास की बात कर लें तो अभ्यास मुख्यतः ये भी 2 उप नियमों पर आधारित है। पहले को हम क्या कहते हैं? पहले को उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम, ठीक है। उपयोग का नियम और एकदम स्पष्ट भाषा में समझिएगा, बहुत सरल भाषा में हम बताएंगे। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये मुख्य 3 नियम, ठीक। इन्हीं मुख्य 3 नियमों पर ही प्रायः हम, आप या कोई व्यक्ति सीखता है। अगर हम गौड़ नियम की बात कर लें तो गौड़ नियम मुख्यतः 5 होता है। पहले को हम बहुप्रतिक्रिया का नियम कहेंगे, बहुप्रतिक्रिया का नियम, ठीक। दूसरे को हम अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम कह लें, मनोवृत्ति का नियम। तीसरा आंशिक क्रिया का नियम। चौथा आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम। और 5वां है संबंधित प्रतिक्रिया का नियम। संबंधित प्रतिक्रिया, ठीक। कंफर्म हो गया चीजें? यानी ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो गया। और ये 1, 2 और ये 3। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? ठीक है। देख, मुख्य नियम गौड़ नियम, यानी तत्परता का नियम क्या कहता है? तत्परता का नियम यानी किसी कार्य के लिए तत्पर होना, यानी एक्टिव रहना। अगर हमें कुछ सीखना है तो सीखने के लिए आवश्यक है कि हम तत्पर रहें, एक्टिव रहें, तभी हम चीजों को सीख सकते हैं। भाई बहुत ही सिंपल सा मैटर है कि हम किसी कार्य को कितनी जल्दी सीख सकते हैं। जितनी जल्दी हमें उस कार्य को सीखना है, उसके लिए आवश्यक होता है कि हम कितना ज्यादा एक्टिव हैं, कितना ज्यादा हम सक्रिय हैं, कितना ज्यादा हम तत्पर हैं, ठीक। यानी ये तत्परता का नियम कहता है। यानी
अब ये जो तत्परता है इसके संदर्भ में भाटिया क्या कहते हैं, भाटिया का परिभाषा है, यानी चाहे तो हम नोट भी कर सकते हैं, भाटिया साहब क्या कहते हैं। तत्परता यानी किसी कार्य के लिए तैयार होना, तत्परता किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध में आधा विजय कर लेना है। यानी अब यहां से तो आप स्पष्ट हो गए होंगे तत्परता के संदर्भ में क्या कहा जा रहा है। यानी भाटिया साहब क्या कहते हैं कि तत्परता किसी कार्य के लिए तैयार हो जाना मात्र ही युद्ध में आधा विजय कर लेने के बराबर है। भाई हम अगर तैयार हो जाएं कि चलिए हम युद्ध लड़ेंगे, तो हो सकता है कि अगला हमारा विपक्षी जो है वो निष्क्रिय हो जाए, वो डर के भाग जाए, तो हमारा विजय है ना। हम तैयार हो जाएं किसी कार्य को करने के लिए, तो इसका मतलब है कि हमने आधा उस पर विजय प्राप्त कर लिया है। ये तत्परता का नियम कहता है। मीन्स किसी कार्य के लिए तत्पर रहना, एक्टिव रहना, सक्रिय रहना, उतनी ही आसानी से हम क्रिया को सीख सकते हैं जितना ज्यादा हमें सक्रियता होती है, तत्परता होती है। ठीक है, ये तो आपका क्या कहता है तत्परता का। दूसरा प्रभाव का, प्रभाव यानी प्रभावशीलता की बात कर रहे हैं। किस कार्य को आप सीखना चाहते हैं, किस क्रिया को आप सीखना चाहते हैं, वह क्रिया कितना ज्यादा प्रभावशाली है। ठीक है, और प्रभावशाली वो तब होती है उसके लिए वह जितना ज्यादा आपको संतोष यानी संतुष्टि देगी। अब समझिए कार्य की प्रभावशीलता कितनी है, कैसी है, और कार्य की जो प्रभावशीलता है क्या वह आपको संतोष प्रदान करती है। यदि संतुष्टि प्रदान करती है तो आप बहुत जल्दी चीजों को सीख जाएंगे। यदि वो संतोष नहीं प्रदान करती, असंतुष्टि प्रदान करती है, असंतोष प्रदान करती है, तो आपको सीखने में समय लगेगा। ठीक है, यानी कार्य की प्रभावशीलता सबसे बड़ी बात है कि वह कार्य, वह क्रिया कितना ज्यादा प्रभावशाली है। ठीक है, और उस प्रभावशीलता की वजह से आप कार्य को आसानी से कर लेंगे, आसानी से करने के लिए तत्पर रहेंगे। दूसरी चीज कि क्या उस कार्य से आपको संतुष्टि मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक, अगर संतुष्टि मिल रही है तो हम उस कार्य को बहुत जल्दी सीख जाएंगे, और अगर संतुष्टि नहीं मिलती है तो हमें सीखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक, तो ये क्या कहता है, ये प्रभाव का नियम कहता है। अभ्यास का नियम देख लेते हैं। अभ्यास यानी किसी कार्य को, किसी क्रिया को हम जितनी बार करने की अभ्यास करेंगे, जितनी बार करने की कोशिश करेंगे, यानी कार्य की पुनरावृत्ति हम जितनी बार करेंगे, वह कार्य उतनी जल्दी सीखा जा सकता है। यानी इस नियम के अंतर्गत अगर हम देखें, किसी क्रिया को जब हम बार बार दोहराते हैं तो वह क्रिया हमारे लिए दृढ़ होती चली जाती है। यानी हम उसे बहुत जल्दी और बहुत मजबूती के साथ सीखते चले जाते हैं। ये अभ्यास का नियम के संदर्भ में एक साहित्यकार ने कहा है, क्या कहा है, यानी रहीम दास ने कहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। यानी वो जब शिल यानी पत्थर पर एक रसरी अपना निशान छोड़ सकती है, तो फिर हमारे माइंड में तो हम किसी चीज को भी सेटअप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते वो चीजें हमारे सामने बार बार
आनी चाहिए, हमारे मस्तिष्क में बार बार जानी चाहिए। ठीक है, ये अभ्यास का नियम भी दो रूपों में देखा जाता है, एक उपयोगिता के आधार पर और एक अनुपयोगिता के आधार पर। कोई कार्य यदि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, यदि उस कार्य की उपयोगिता होगी, तो हम उस कार्य को आसानी से सीख सकते हैं, और यदि वो कार्य हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा तो उसे सीखने में हमें समय लगेगा, वो जल्दी हमसे नहीं सीख सकते। यानी उपयोगिता और अनुपयोगिता के आधार पर भी हम अपने कार्य को आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है भाई, ये तो आपका क्या कहलाया, ये मुख्य नियम कहलाया। अब हम थोड़ा सा बात कर ले गौड़ नियम की। और ये जो गौड़ नियम है ये मुख्यतः 5 होते हैं, जिसमें सबसे पहले बहुप्रतिक्रिया का नियम, यानी किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को सीखने के लिए, किसी क्रिया को सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, बहुत सारे मल्टी रिस्पॉन्स मिलते हैं, और उसी के आधार पर हम चीजों को सीख लेते हैं। ठीक है, ये नहीं, अब इसमें कह क्या रहा है, जैसे हमारे पास किसी कार्य को करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, और उन ऑप्शनों को अपनाकर हम आसानी से कार्य को कर लें, आसानी से क्रिया को कर लें, तो इसका मतलब है वो हमारी बहुत प्रतिक्रिया का नियम होता है। बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं हमारे पास, उन आइडियाज के आधार पर हम अपने कार्य को करना सीख जाएं, तो वो हमारी बहुत प्रतिक्रिया का नियम होता है। ये गौड़ नियम के रूप में देखा जाता है। दूसरी बात मनोवृत्ति के नियम की कह ले। मनोवृत्ति का नियम यानी हमारी मनोवृत्ति कैसी है, अभिवृत्ति कैसी है, उस मनोवृत्ति के आधार पर प्राय किसी कार्य को सीखा जाए। ठीक, मनोवृत्ति क्या चीज होती है, यानी मनोवृत्ति, अब हम किसी कार्य को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो क्या दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क से हम उस कार्य के प्रति समर्पित हैं? क्या उस कार्य को हम सीखना चाहते हैं? ये हमारी एक मनोवृत्ति है कि नहीं, हम जिस कार्य को करेंगे बहुत दिल दिमाग लगा के करेंगे। हमारी एक मनोवृत्ति ही है कि हम उस कार्य को पूरी गहनता के साथ करते हैं, तो हम आसानी से चीजों को सीख सकते हैं। मनोवृत्ति। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम यानी कभी कभी हम किसी कार्य को पूरा ना करके अंश के रूप में करते हैं, छोटे आकार में करते हैं, और फिर उसी आंशिक क्रिया के आधार पर चीजों को हम सीख जाते हैं करना। ठीक, वो हमारी एक आंशिक क्रिया कहलाती है। यानी हम आंशिक क्रिया का मतलब है कि हम चीजों को फाइनली नहीं करना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं, तो चलिए थोड़ा सा हम सीखते हैं, फिर रुक जाएंगे, फिर हम थोड़ा सा सीखना शुरू करेंगे। यानी अंश अंश के आधार पर, आंशिक क्रिया के आधार पर थोड़ा थोड़ा करके हम चीजों को सीखते चले जाएं, वो हमारी आंशिक क्रिया के आधार पर देखा जाता है। आत्मीकरण के आधार पर, यानी आत्मीकरण का मतलब होता है आत्मसात कर लेना, यानी जिस चीज को सीखना है उस चीज को पूरी तरह से अपने अंदर, अपने माइंड में सेट कर ले, तो वो हमारा आत्मीकरण कहलाता है। संबंधित प्रतिक्रिया का नियम, यानी उस कार्य से संबंधित जो चीजें हैं उसको हम रिलेटेड करके, यानी जिस कार्य को हम सीखना चाहते हैं उस कार्य का संबंध किसी क्रिया से कर लें, किसी कार्य से कर लें, तो फिर हम आसानी से चीजों को सीख सकते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी संबंधित प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। चलिए देखिए, ये जो सीखने के मुख्य नियम और गौड़ नियम हमने देखा, इसके अलावा भी सीखने के कुछ अन्य नियम भी हैं। ठीक है, अक्सर एग्जाम में मिल जाता है सीखने के अन्य नियम। ठीक, सीखने के अन्य नियम, ये क्या है भाई? सीखने के अन्य नियम यानी सीखने के कुछ और नियम, जिनमें सबसे पहले हम उद्देश्य का नियम कह लें। उद्देश्य का नियम, पहला। दूसरा है परिपक्वता का नियम। तीसरा है निकटता का नियम।
चौथा है अभ्यास वितरण का नियम। और पांचवा है बहु अधिगम का नियम। बहु अधिगम का नियम, ठीक है। ये कुल 5 नियम है। उद्देश्य का नियम, परिपक्वता का नियम, निकटता का नियम, अभ्यास वितरण का नियम और बहु अधिगम का नियम, ठीक है। अब देखिए, ये नियम में सबसे पहले हम बात कर लें उद्देश्य का। यानी हम जिस चीज को सीखना चाहते हैं, दोस्त आप जिस कार्य को करना चाहते हैं वह अपना एक उद्देश्य बना लीजिए कि नहीं, इस कार्य को हम हर हाल में करेंगे, ये हमारा एक उद्देश्य है। यानी शिक्षक बनना हमारा एक उद्देश्य है कि हम हर हाल में शिक्षक बन के रहेंगे। तो इसका मतलब है कि आप जो है उद्देश्य का जब आप निर्माण कर लेंगे तो चीजों को आसानी से सीख जाए। परिपक्वता का नियम। परिपक्वता यानी जो चीज आप सीखना चाहते हैं, जो क्रिया सीखना चाहते हैं, यानी थार्नडाइक कहते हैं कि जब तक व्यक्ति बच्चा परिपक्व नहीं हो जाता है, उस कार्य को करने के योग्य नहीं हो जाता है, उस कार्य को सीखने के योग्य नहीं हो जाता है, तब तक वो जो है नहीं सीख सकता। यानी परिपक्वता का होना आवश्यक है सीखने के लिए। जब तक वह उसके पास पूरी मैच्योरिटी नहीं होगी, वह मैच्योर नहीं होगा, तब तक वह उस कार्य को नहीं सीख सकता। ठीक। निकटता का नियम, यानी निकटता का नियम भी चलता है। हम उस कार्य को जल्दी सीख जाते हैं जो हमारे सबसे निकट होता है, सबसे नजदीक होता है ना। यानी ये चीजें और ये चीजें सोच लीजिए, ये ठीक। अब ये हमारा एक निकट, यानी ये पूरा ज्ञानवान है, ठीक है, पूरा ज्ञानवान व्यक्ति है। अब इसके नजदीक जो होगा वह सबसे पहले सीखेगा, ठीक है। इसके बाद फिर इसको सीखने का नंबर आएगा। यानी आपने देखा होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, ZPD, यही तो था भैया, ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ये। यानी ये निकटतम का सिद्धांत, यानी समीपस्थ का सिद्धांत, वही है निकटता का सिद्धांत। हमारे निकट जो चीजें होंगी, यानी जिस कार्य को आप करना चाहते हैं वह कार्य आपके जितना नजदीक होगा, जितना निकट होगा, उतने जल्दी आप इसको सीख जाएंगे। अभ्यास वितरण का नियम होता है। अभ्यास का नियम तो आपने देखा, साथ ही साथ अभ्यास वितरण का नियम, यानी जिस कार्य को सीखना है उसे हम कई बार करने की कोशिश करते हैं, कार्य की पुनरावृत्ति करते हैं, कार्य को दोहराते हैं, वो भी अभ्यास वितरण के आधार पर। यानी हम उसे क्रमशः चीजों को सीखते हैं, पार्ट वाइज करके सीखते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पुनरावृत्ति जो होती है वह अभ्यास वितरण के रूप में देखी जाती है। और बहु अधिगम का नियम होता है, यानी बहुत सारी मल्टी लर्निंग प्रक्रियाएं होती हैं, बहु अधिगम का नियम होता है और उसके आधार पर व्यक्ति सीख सकता है, ठीक है। बहु अधिगम का नियम यानी एक प्रकार से सीखने के बहुत सारे नियम, सीखने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं, हम किसी भी प्रक्रिया के आधार पर सीख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, बहु अधिगम का सिद्धांत है। बहुत सारे मार्ग होते हैं सीखने के, ठीक है। तो ये सीखने का नियम 2 रूपों में देखा गया। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक ने जो सीखने का नियम दिया वो 2 रूपों में दिया। एक को मुख्य नियम कहा जाता है और एक को गौण नियम कहा जाता है। मुख्य नियम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और जो गौण नियम होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। हम हर कार्य को अमूमन मुख्य नियम के आधार पर ही करते हैं या सीखते हैं, ठीक। इसके बाद कभी कभी कार्य के अनुसार या कभी किसी परिस्थिति के अनुसार हम मुख्य नियम और अन्य नियमों का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो ये चीजें आज सीखने के नियम के संदर्भ में रही। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो सीखने के सिद्धांत के रूप में होगा। नमस्कार।